हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्जुन सक्सेना आ गया हूं आप सभी के लिए लेकर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में बेसिकली बेटे आपको कई प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे, विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उन्हीं को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब बच्चे कुछ पूछते हैं कि सर थ्योरी कंप्लीट हो गई, सर हमने चीजें जान ली कि ये चीजों में है क्या। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जान लिया कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में क्या है, काइनेमेटिक्स के लॉ कितने होते हैं, तो फिर ये एक्सरसाइज करने की आवश्यकता क्यों है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग कि आप चाहे ज्ञान कितना भी अर्जित कर लो, अर्जित का मतलब कि आप चाहे ज्ञान कितना भी गेन कर लो, वो सारा का सारा ज्ञान नॉलेज व्यर्थ है यदि आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, यदि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो। तो ज्ञान तो आपने अर्जित कर लिया है, लेकिन उस ज्ञान को आज हम लोगों को अप्लाई करना है। इज दैट क्लियर? तो चलिए इसी प्यारी सी अच्छी सी सुंदर सी बात से आज का क्लास हम लोग आरंभ करते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है बच्चों, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the condition that must be applied on the magnitude and the direction of the velocity. If no, provide a reason. यहां पे क्या पूछा जा रहा है, यहां पे ये पूछा जा रहा है बच्चों कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अपना चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट अपना चल रहा है, a net zero external unbalanced force, मतलब क्या है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई नहीं किया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि क्या ये ऑब्जेक्ट अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी में आगे की ओर बढ़ता रहेगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, याद करिए न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन के पहले नियम में क्या न्यूटन भाई साहब ने कहा था, उन्होंने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना किसी भी स्टेट ऑफ मोशन में है वो उसी में ही रहेगा जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। क्या यहां पे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? तो आप देख रहे हो कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं, बिकॉज नेट फोर्स कितना है, जीरो। दैट्स वाई जो ऑब्जेक्ट होगा वो अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही आगे की ओर बढ़ता रहेगा जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं और मैं ऐसे चल रहा हूं, तो भाई साहब मैं आगे चलता ही रहूंगा, चलता ही रहूंगा, चलता ही रहूंगा जब तक मेरे पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। फॉर एग्जांपल ये किसी थर्ड पर्सन का हाथ है और मैं ऐसे चल रहा हूं, ठीक है, अब थर्ड पर्सन ने मेरे को ऐसे रोक दिया, इट मींस मेरा मोशन चेंज हो गया। किसकी वजह से? एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। जल्दी से देखते हैं इसका आंसर क्या है बच्चों। देखिए, yes, it is possible an object moving in some direction with constant velocity will continue its state of motion as long as there no external unbalanced force acting on it. मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को अपन ऐसे घुमा रहे हैं, अब ये कंटिन्यूअसली घूमता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आके ना लगे। बात समझ में आया? और एक्सटर्नल फोर्स का मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स, यहां पे आप देख सकते हो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। इन ऑर्डर टू चेंज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स मस्ट एक्ट अपॉन इट। यहां पे अगर आप देखो कि कौन सा लॉ है, यहां पे इनर्शिया के बारे में दिया गया और मैंने आपको बताया है इट इज नॉट कंपल्सरी कि इनर्शिया आपका रेस्ट में ही हो। इनर्शिया मोशन का भी है। इनर्शिया बेसिकली स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब वो मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है, बस वो अपना स्टेट कंटिन्यू करना चाहिए जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। जल्दी से आप याला एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए बेटे अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से क्या बोल रहा है, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद द स्टेक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। याद करिए क्या ये क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। कौन सा न्यूटन का नियम लगता है, कौन सा न्यूटन का लॉ लगता है इसमें? तो बेटे लगता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और क्या हम लोगों ने ये यहां पे करके भी देखा था? सर एक बार और हो जाए। ध्यान दीजिए, लेट सपोज कि ये हमारा वो कारपेट है, ठीक है, और इस कारपेट को अभी मैं मोशन में ला रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बहुत एकाग्रता से देखिएगा, तभी आपको वो डस्ट पार्टिकल दिखेंगे।
जैसे ही मैंने इस कारपेट को पकड़ के ऐसे करा, आप देखोगे कि यहां पे डस्ट पार्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों हुआ, अब आप ध्यान से देखिएगा। मैंने काम करा कि इसको पकड़ के मोशन में लाया, सो नाउ दैट क्लॉथ इज इन अ मोशन। ये कारपेट क्या हो गया, मोशन में। लेकिन कारपेट के अंदर जो मेरा डस्ट पार्टिकल है, यहां पे देख रहे हो ना, when a carpet is beaten with the stick dust comes out, क्या आता है, डस्ट आता है। तो डस्ट पार्टिकल जो है वो बाहर क्यों आ रहा है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। मैंने कहा कारपेट के ऊपर डस्ट पार्टिकल बैठे हैं। अगर मैं इस कारपेट को मोशन में ला रहा हूं, क्या ला रहा हूं, मोशन में ला रहा हूं, तो आप समझिए कि जो डस्ट पार्टिकल इसके ऊपर रेस्ट में बैठे हैं, किस पे बैठे हैं, रेस्ट में बैठे हैं, तो वो कैसे बैठे रहना पसंद करेंगे, रेस्ट में। अगर ये मोशन में आ रहा है, अगर ये कारपेट मोशन में आ रहा है, तो डस्ट पार्टिकल तो रेस्ट में है और वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेंगे, जिसकी वजह से वो इस मोशन का क्या करेंगे, अपोज करेंगे कि भैया हम अपने इनर्शिया को नहीं छोड़ के भागेंगे, तुम्हें जो मोशन में आना है तुम मोशन में आओ, जिसकी वजह से वो चीज हमारा बाहर की ओर फिक जाता है। कहां फिक जाता है, वो डस्ट पार्टिकल उस कारपेट से बाहर की ओर फेंका जाता है या फिर बाहर की ओर वो चला जाता है। बात समझ में आई। आपने देखो ना, आप ऐसे भी गौर करो कि एक रैकेट लो, उस रैकेट पे बहुत सारा धूल या फिर आप कलर, उस जो गुलाल आता है उसके ऊपर डाल दो। घर पे करके देखिएगा, मेरे को वीडियो सेंड करिएगा, टैग करिएगा मैग्नेट ब्रेन को। और अगर मैंने उसके ऊपर एक बॉल ऐसे छोड़ दी, तो आप देखोगे कि जो रैकेट है वो नीचे की ओर पुश होगा, लेकिन जो उसका डस्ट है या फिर जो रैकेट की शेप में डस्ट होगा वो उसी पोजीशन पे कुछ सेकंड के लिए आपको देखने को मिलेगा, जिससे मेरे को यह पता चलता है कि जो डस्ट पार्टिकल रैकेट में थे वो रेस्ट में थे। लेकिन जैसे ही मैंने रैकेट को मोशन में लाया तो रैकेट तो मोशन में होगा, लेकिन वो अपने रेस्ट में ही रहना चाहे, जिसकी वजह से वो ऐसे ही रहे, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उनको नीचे की ओर खींच लिया गया बाद में। और जिससे मेरे को एक वर्ड के बारे में पता चला, दैट इज अ इनर्शिया। और ये हम लोगों ने कौन से लॉ में पढ़ा था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में ही रहना पसंद करेगा, चाहे वो मोशन में हो चाहे वो रेस्ट में हो। याद करो बच्चों, पढ़ा था कि नहीं, चाहे वो स्टेट में रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए। और इसी को हम लोगों ने नाम दिया था न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। जल्दी से इसका आंसर भी देख लेते हैं बच्चों। देखो, when the carpet is beaten with a stick, जब कोई कारपेट एक स्टिक से बीट करा गया, so the stick exert a force। अब उस स्टिक की जगह मैंने यहां पे क्या यूज करा, मेरे हाथ, तो मेरे हाथ ने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करा, जिसकी वजह से दैट कारपेट इज इन अ मोशन बट द डस्ट पार्टिकल इज इन अ रेस्ट, दैट्स व्हाई इट अपोज, और वो बाहर की ओर निकल आते हैं। आगे पढ़ते हैं, ऑन द कारपेट विच सेट्स इट इज इन अ मोशन, जो कि बताता है कि अब हमारा कारपेट कैसा है, मोशन में आ गया है। The inertia of the dust particles descending on the carpet resist the change in the motion of the carpet. But जो डस्ट पार्टिकल है उसका इनर्शिया अपोज करता है कि भाई तुम मोशन में नहीं आओगे, तुम रेस्ट में ही रहोगे। Therefore, the forward motion of a carpet exert a backward force of the dust particles, setting them in motion in the opposite direction. This why the dust comes out of the carpet when beaten. इतनी बात क्लियर है, हाँ या ना? फॉरवर्ड और बैकवर्ड में आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स सपोज दैट इज नॉट अ फोन, दैट इज अ कारपेट, एंड दैट इज नॉट अ क्लॉथ, दैट इज अ डस्ट पार्टिकल। ठीक है, अगर अब मैं बॉल को इसके ऊपर छोड़ता हूं तो आप देखेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, स्लोमो में करके देखिएगा, जैसे ही मैंने बॉल को इसके ऊपर छोड़ा तो ये रैकेट नीचे की ओर आएगा, ऐसे। कैसे आएगा, ऐसे। अब आप देखेंगे कि ये रैकेट मोशन में आ रहा है, लेकिन क्लॉथ मेरा कैसा होगा, रेस्ट में। मैं अब स्लो मोशन करके दिखा रहा हूं, ये आ गया मोशन में, ये कैसा रहा, रेस्ट में। लेकिन अब ये भी मोशन में आएगा, क्यों, क्योंकि नीचे से एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, नीचे से एक ग्रेविटेशनल
फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये नीचे की ओर मूव करेगा, लेकिन पहले कैसे था, रेस्ट में, और रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा। बात समझ में आया? दैट इज बेसिकली अ इनर्शिया। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? इनर्शिया के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, व्हाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने कहा कि ये मेरे पास एक क्लॉथ है, ठीक है, क्लॉथ को छोड़ो, मैं एक और दूसरी चीज लेता हूं। लेट सपोज दैट इज अ वन कैप, ठीक है। अब ये कैप सपोज करिए कि ये कैप नहीं है, ये क्या है आपका लगेज, और ये बॉटल नहीं है, ये क्या है आपका बस। अब बस भाई साहब, और ये क्या अभी टाई है? नहीं है, ये बंधी हुई बिल्कुल भी नहीं है। तो बस भाई साहब जैसे ही आगे की ओर फॉरवर्ड करें, मतलब फॉरवर्ड मोशन करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या दिखाने की कोशिश करी, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो जैसे ही मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन करने की कोशिश करी तो आप देखेंगे कि ये ढक्कन उसी पे ही, उसी स्टेट में ही रहना पसंद करेगा। ध्यान से देखिएगा, दैट इज दिस। अब मैं स्लो मोशन कराना चाह रहा हूं कि ये बस अब आगे की ओर मूव करी, जैसे ही बस आगे की ओर मूव करी, ये तो उसी स्टेट में रहेगा ना जिस स्टेट में ये था, इट मींस रेस्ट में। तो ड्यू टू दैट मोशन ये मेरा कैसा रहेगा, नीचे की ओर गिर जाएगा। बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना? यही सेम चीज आपने वो देखा होगा, एक एक्सपेरिमेंट जिसमें नीचे कांच का ग्लास होता है, ऊपर हमने एक कार्ड रखा रहता है, उसके ऊपर एक सिक्का होता है। जैसे ही मैं कार्ड को ऐसे पुश करता हूं तो आप देखो वो सिक्का नीचे की ओर चला जाता है। तो दैट कार्ड इज बेसिकली अ बस एंड दैट सिक्का इज बेसिकली अ लगेज। जैसे ही मैं कार्ड को, दैट मींस बस को आगे की ओर पुश करता हूं, आगे की ओर पुश करता हूं, तो आप देखोगे कि वो लगेज वैसे का वैसे ही नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि लगेज क्या बांधा गया है उस बस से? नहीं, रखा गया है उस बस पे। और जब भी कोई भी चीज रखी जाती है बस पे और बस मोशन में है तो वो तो रेस्ट में ही रहेगी ना बच्चों, जिसकी वजह से वो नीचे की ओर गिर जाएगी। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? आप ऐसे नहीं तो आप ऐसे समझो, एक पिक्चर आई थी बड़े मियां छोटे मियां, ठीक है, आप लोगों ने देखी ना हो शायद, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप लोग देखो, बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छी पिक्चर है। लाइक अमिताभ बच्चन जी का आपको एक वहां पे नया स्वरूप देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी के बच्चे ये जानते हैं कि वो बहुत सीरियस रहते हैं, नहीं, उन्होंने भी कॉमेडी करी है, और साथ साथ लेजेंड गोविंदा जी, ठीक है, तो उनकी भी आपको बहुत बढ़िया कॉमेडी और बहुत बढ़िया डांस देखने को मिलेगा। तो आपने अगर देखा उनको, तो वाली पिक्चर में क्या होता है कि बस पे बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे ही बस स्टॉप होती है कुछ लोग आगे की ओर गिरते हैं रोल करके। अब कुछ लोग मैंने कहा, लेकिन कुछ लोग बैठे भी रहते हैं। अब बात ध्यान से समझिएगा, जो लोग ऐसे बैठे हैं और कान में हेडफोन लगाए हैं और बढ़िया वादियों का नजारा लेते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ये सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, गिर गए भाई साहब आगे। क्यों? क्योंकि पकड़े थे क्या किसी को? नहीं। लेकिन वहीं कुछ लेजेंड लोग हैं लाइक मी, ठीक है, तो मैंने तो फिजिक्स पढ़ी है ना, तो मैं तो बस को ऐसे पकड़ा, अब बस चल रहा, मैं भी गा रहा सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, लेकिन जैसे ही बस आगे की ओर गई और उसने रोका तो मैं तो ऐसे पकड़ा था, तो मैं बस के कांटेक्ट में था। इट मींस आई एम आल्सो इन अ मोशन, मैं भी कैसा था? मोशन में, और बस के साथ ही आगे बढ़ रहा था। किसके साथ बढ़ रहा था? बस के साथ ही आगे बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि मैं टाई हुआ था, मैं बंधा हुआ था बस से, इस वजह से मैं आगे की ओर नहीं गिरा। जाऊंगा, आगे की ओर मूव करूंगा, लेकिन गिरूंगा नहीं, क्योंकि मैंने बस को पकड़े हुए रखा है। बात समझ में आया? जल्दी से इसका आंसर भी देख लेते हैं बच्चों। आशा कर रहा हूं अब तो आपको ये आंसर क्लियर होगा, इतने बेहतरीन तरीके से समझाया मैंने। भैया खुद की तारीफ कर लेते हो? हाँ, बड़ा मजा आता है खुद की तारीफ करने में। देखो, व्हेन सम लगेज इज प्लेस्ड ऑन द रूफ ऑफ अ बस विच इनिशियली एट रेस्ट, कैसा है वो? रेस्ट पे है। The acceleration of the bus is in a forward direction will exert a force on the backward। इस लाइन का मतलब समझने में बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। मैं नाव में बैठा हूं, इमेजिनेशन बहुत तगड़ी रखो अपनी अपनी। मैं नाव में बैठा हूं और ये चप्पू है, मैं चप्पू चला रहा हूं, ऐसे चप्पू ओ चप्पू ओ चप्पू चलता जा रहा है। अब देखो ना,
चप्पू कहां की ओर फोर्स लगा रहा है, पीछे की ओर, और उसके रिएक्शन की वजह से मैं कहां की ओर बढ़ता जा रहा हूं, आगे की ओर। इट मींस दैट कि अगर कोई चीज फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स को एक्सर्ट कर रही होगी ऑन द लगेज। इट इज सिमिलर मैनर व्हेन अ बस विच इज इनिशियली एट अ स्टेट ऑफ मोशन सडनली कम्स एट रेस्ट due to applying of a brake, there is a forward motion or a forward motion occurs as exerted on the luggage, जो कि लगेज पे लगता है, लगेज हमारा आगे की ओर गिर जाता है। बात समझ में आई? ये भी कौन से लॉ पे निर्धारित है? न्यूटन का पहला नियम कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने ही रेस्ट में रहना पसंद करेगा। अगर आप मोशन में लाना चाह रहे हो तो उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, लेकिन वो भी अपोज करेगा, जिसकी वजह से ऐसे हम लोगों को एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ या ना? जल्दी से एक बार देखो। चलिए, अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 बेटे क्लियर होगा, और आशा कर रहा हूं कि इससे पहले भी क्वेश्चन क्लियर होंगे, इंटेक्स भी क्लियर होंगे। क्या सर इतना अच्छा पढ़ाते हो? हाँ भाई, इतना ही अच्छा पढ़ाते हैं, तुम कम समझ रहे हो क्या हमको? चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। ठीक है, एक मैं आपको चीज बता दूं कि आप लोग जान रहे हैं कि आजकल वर्ल्ड कप का बहुत खुमार है, बहुत जोरों शोरों से उसकी चर्चाएं हो रही हैं। ठीक है, लेकिन आप वर्ल्ड कप देखने में इतना मशहूर मत हो जाइएगा, मशहूर या फिर उर्दू वर्ड है मेरे को नहीं आ रहा है, खो मत जाइएगा उसमें कि आप लोग पढ़ाई भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई नंबर 1 होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल which then roll on a level ground. After covering a short distance, the ball comes at a rest. The ball slows to stop because, ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से देखिए कि सपोज दैट इज अ बॉल, ये क्या है अपना बॉल। ठीक है, अब बैट्समैन भाई साहब लाइक मैं, ठीक है, आई एम द बैट्समैन, टक 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 हेलीकॉप्टर शॉट मारूंगा, टक 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 टक, और ये हेलीकॉप्टर शॉट मारा। अब ये हेलीकॉप्टर जब शॉट मारा तो ये बॉल ऐसे उड़ती हुई आई। ठीक है, और ये बॉल अब ग्राउंड, दैट हैंड इज माय ग्राउंड। ठीक है, ये बॉल इस ग्राउंड पे चल रहे, टक 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 टक, और टक 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 टक, और टक 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 टक। मतलब क्या है? एक पॉइंट पे आके टक हो गई। टक का मतलब ये रेस्ट में आ गई। बात समझ में आ रहे है? मैं लाइक आई एम द अर्जुन सक्सेना। ठीक है, मैंने ऐसे 6 मारा, और जैसे ही मैंने मारा तो 6 नहीं गया, वो 4 गया, और 4 भी नहीं गया, वो 3 रन पे आके रुक गया, मतलब ग्राउंड में ही आके रुक गया। तो वो ऐसे गिरा, बॉल ऐसे चल रही है, टक 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 टक, और रेस्ट में आ रही। अब क्वेश्चन समझो, ये सिर्फ यहां पे ऐसे बोला जा रहा है, मतलब ये सिर्फ इतना है, इसका मतलब कि बल्लेबाज ने बॉल को मारा, बॉल रोल हुआ ग्राउंड में और आके एक रेस्ट पे हो गया। अब क्यों हुआ? ध्यान से देखो। पहला रीजन जो दिया जा रहा है, द बैट्समैन डिडंट हिट द बॉल हार्ड इनफ। मैंने कहा भैया महेंद्र सिंह धोनी को तो जानते हो ना, MS धोनी, जिनको थाला बोला जाता है। ठीक है, माफ करिएगा अगर मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन करा है। तो क्या होता है कि बैट्समैन महेंद्र सिंह धोनी जी, उन्होंने बॉल को ऐसे मारा। अब भाई साहब, उनके जितनी पावर मैं नहीं समझता हूं कि इस जमाने में किसी भी बल्लेबाज के पास है। लेकिन अगर वो भी इतनी तेज मारेंगे तब भी वो बॉल कहीं ना कहीं जाके रेस्ट में आएगी। दैट मींस दैट इज नॉट करेक्ट आंसर, करेक्ट रीजन। नेक्स्ट, द वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। मेरे को नहीं समझ में आ रहा, ये भी गलत है भाई। वेलोसिटी और फोर्स का रिलेशन समझा, लेकिन इससे इसका क्या रिलेशन है वो नहीं समझा। डी, there is no unbalanced force on the ball would want to come at rest। भाई मेरे ध्यान से पहला वाला क्वेश्चन याद करो कि अगर कोई भी चीज मोशन में है, वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स या फिर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। और यहां पे कहा जा रहा है कि देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल, मतलब बॉल पे कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो रेस्ट में आनी ही नहीं चाहिए। वो कैसे आएगी? मोशन में ही होनी चाहिए, कंटिन्यूअसली रोल करना चाहिए। तो ये भी हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मतलब पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। बॉल के ऊपर कोई ना कोई एक फोर्स लग रहा है, ये तो कंफर्म है। हमने कहा हाँ भैया कोई ना कोई फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो रेस्ट में आ रही है। कौन सा फोर्स लग रहा है? ऐसा फोर्स जो कि उसके मोशन का अपोज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कहा दैट इज अ
बॉल, लेट सपोज दैट इज अ बॉल, ठीक है। अब ये बॉल आगे की ओर मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, आगे की ओर। अब ये बॉल अगर आगे की ओर मूव कर रहा है तो ये रुकेगा कहीं ना कहीं जाके, और रुकेगा क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करा जा रहा है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, एंड दैट फोर्स इज बेसिकली नोन एज अ फ्रिक्शन फोर्स। क्या कहेंगे उस बच्चों, उसको फ्रिक्शन फोर्स, जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल बेंटन किस किसने देखा है, अगर बेंटन लवर है तो बेंटन ओपी लिख दीजिएगा चैट में, ठीक है, मतलब कमेंट में बेंटन ओपी लिखिएगा, ठीक है। तो बेंटन में एक एलियन आता था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, वो बॉल बन जाता था, बॉल बन के ऐसे 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 करके रोल 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 करके आगे की ओर जाता था। तो वो जो बॉल बनते हैं, तो वो बॉल आगे की ओर कब जा रही है, जब वो पीछे की ओर एक फोर्स लगा रहे हैं, दैट फोर्स विल बिकम अ फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वजह से वो बॉल एट द एंड रेस्ट में भी आती है। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा, पॉइंट नंबर 3। बात समझ में आ रही बच्चों, हाँ या ना, जल्दी से। अब हम लोग बात करते हैं आगे, देखो। When the ball roll on the flat surface of the ground, its motion is opposed by the force of the friction, ठीक है। वो मोशन कौन सा होता है, फ्रिक्शन फोर्स। Between the ground and the ball, this friction force eventually stops the ball. Therefore, correct answer is the C. क्या हम लोग इस फ्रिक्शनल फोर्स को कम कर सकते हैं या इस फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ा सकते हैं? हाँ, कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हैं। कम कैसे कर सकते हैं कि अगर मैं बीच में कोई लुब्रिकेंट ला दूं, फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये मेरे 2 हाथ हैं और इन दोनों हाथ को मैं ऐसे ऐसे दब कर रहा हूं। आप लोग भी करिए अब जल्दी से, आप देखोगे कि इसमें तुरंत की तुरंत हल्की हल्की हीट महसूस होगी। यही सेम चीज आप हल्की से ऑयल लगाने के बाद करिए, आपको हीट इतनी महसूस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वहां पे मैंने एक लुब्रिकेंट लगा दिया जो कि दोनों के बीच के फ्रिक्शनल फोर्स को कम कर देगा। बढ़ाऊंगा कैसे, यदि मैं इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दूं। व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस एरिया, कि लाइक मैं इसको खुरेद दूं तो मेरा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, एंड दैट वाई यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स भी मेरा इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही बच्चों, जल्दी से वाला आंसर एक बार देख डालिए जल्दी से। चलिए, अब आप लोगों ने ये पूरा का पूरा आंसर रीड कर लिया होगा और जितना भी मैंने आपको समझाया वो समझ में भी आ गया होगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर थ्योरी तो बहुत होती जा रही है, न्यूमेरिकल हो जाए। देखो, आपने सोचा, मैंने समझा, और नेक्स्ट स्लाइड पे क्या आ गया अपना, न्यूमेरिकल। ये क्या है, यहां पे बोला जा रहा है अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड रोल डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। समझ में आ गई बात। If it travel a distance of 400 meter in 20 second, find its acceleration, find the force। ठीक है, पहले हम लोग इसको साइड में रखते हैं, इसको काट देते हैं, ठीक है। ये अभी अपना है ही नहीं, अपना अभी क्या है कि फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन निकालने के कई चीजें ऐसे, इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। हाँ या ना। तो अब अपन देखते हैं कि अपना कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। सबसे पहले अगर आपको ये पता लगाना है कि इन तीनों चीजों में कौन सा अपना अप्लाई होगा, तो सबसे पहले आपको काम करना है कि गिवन लिख लो। गिवन, गिवन में क्या क्या है ध्यान से देखो। गिवन, ठीक है, गिवन में क्या क्या है। एक कोई ट्रक है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ, रेस्ट है तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, 0। u मतलब कितना होगा, 0। हाँ या ना बच्चों। roll down a hill with the constant acceleration, it travel a distance, distance मेरा s मतलब क्या है यहां पे, 400 मीटर। टाइम कितना है, 20 सेकेंड। अब अगर मैं देखूं तो मेरे को निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। हाँ या ना। फॉर्मूला लगाते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, और s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कौन सा लगेगा इन तीनों में से फॉर्मूला? तो आपका उत्तर ये होना चाहिए कि सर मेरे पास v तो है ही नहीं, मतलब फाइनल वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो मैं ये भी नहीं लगा सकता हूं और ये भी नहीं लगा सकता हूं। तो लगाऊंगा क्या सर, लगाऊंगा अपन ये वाला। तो अपन इसको दोबारा लिखते हैं, दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हाँ या ना बच्चों, इतनी बात क्लियर है।
अब आप कहोगे कि सर यू भी मेरा गिवन है, टी भी मेरा गिवन है, एस भी मेरा गिवन है, क्या हम ये निकाल सकते हैं? हम कहेंगे अरे भैया नेकी और पूछ पूछ निकालो। एस हमारा कितना है 400, कितना बच्चों 400। यू हमारा कितना है 0, टी हमारा कितना बच्चों 20 प्लस हाफ। ए हमको निकालना है और टी हमारा कितना है 20 का स्क्वायर। अगर अब मैं बात करूं कि 400 इज इक्वल्स टू हाफ ए मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 की जगह मैंने 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इट विल रिटन डाउन एज अ 10, हाँ या ना? अब 10 का मल्टीप्लाई अगर मैं 20 में करूं सो इट विल बी 200, क्या होगा 200 ए 200 ए, और ए मेरा कितना होगा 400 डिवाइडेड बाय 200, 0 से 0, 0 से 0, 2 2 सा 4, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? अगर इस वैल्यू को निकाल पा रहे हो तो अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं, इवन एक बात की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है सिवाय एक चीज को छोड़ के, और वो चीज क्या है? क्या आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है? क्या आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है? यदि नहीं पता है तो भाई साहब टेंशन लेने की आवश्यकता है, और यदि आप मेरे स्टूडेंट हो तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होना चाहिए। दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल्स टू एम ए हमने पढ़ा है। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां तक अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यहां तक अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। फाइंड द फोर्स एक्टिंग, फोर्स F इज इक्वल्स टू एम ए, एक्टिंग ऑन इट इफ मास इज 7 टन। मास मेरा कितना है यहां पे, अब हम लोग लिख लेते हैं मास आपका कितना है 7 टन। कोई दिक्कत नहीं है, टन मतलब क्या हम लोग टन को केजी में कन्वर्ट करेंगे? हाँ, और मेरे को यहां पे गिवन भी है एक टन में कितने केजी होते हैं 1000, तो 7 टन में कितने हुए 7000 किलोग्राम। और अगर मेरे को एक्सेलरेशन पता है दैट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या मैं एफ नहीं निकाल सकता हूं बड़े आराम से? भैया 7000 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा कि 14,000, हाँ या ना? दैट मींस 14,000, और फोर्स की यूनिट क्या होती है सर? न्यूटन। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? ये दोनों की दोनों वैल्यू निकालना समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन और अगर देखने को मिले, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपकी जब जगह में था तो मेरे दिमाग में ये प्रश्न हमेशा रहता था कि सर एनसीईआरटी में जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो तो मेरे को आ गए, लेकिन सर अगर बाहर से अगर कुछ पूछ लिया गया तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बेटे उसका एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है कि आप क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो कि उसको इमेजिन करो कि वो क्वेश्चन आपके आंखों के सामने हो रहा है, देन उसमें से गिवन लिखो। गिवन लिखने के बाद आप ये देखो कि अरे भाई मेरे पास खजाने में इतने सारे फॉर्मूले हैं, मेरे दिमाग के खजाने में इतने सारे फॉर्मूले हैं, इनमें से मेरे को कौन सा पुट करना चाहिए? वो पुट करना चाहिए जिनमें ये वैल्यू आपकी देखी जा रही हो, जिसमें से एक वैल्यू पूछी जा रही हो। बात समझ में आ रही है? अगर आप इस मेथड से चलोगे बेटे न्यूमेरिकल में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका आंसर। ये हमने गिवन लिखा, अब आप यहां पे देखिए ना कि मेरा जो यहां पे एक्सेलरेशन आ रहा था दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो मेरा फोर्स आ रहा है दैट इज 14,000 न्यूटन। बात समझ में आ रही है? एक बार जल्दी से देख डालिए, देखिए। चलिए बच्चों अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं आपसे एक चीज चाह रहा हूं कि जब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊं ना तो आपका एक काम ये होना चाहिए कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ो कायदे से। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जैसे मैंने मेथड बताया कि उसका गिवन लिखो आप, और गिवन लिखने के बाद फिर ये थोड़ा सोचो कि मेरे को कौन सा इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप देखना आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कितना बूस्ट होता है। चलिए आगे की ओर देखते हैं अपन। यहां पे बोला गया है अ स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड across the frozen surface of a lake and comes out at a rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of a friction between the stone and the ice? बहुत सरल है। एक मैंने पत्थर को जमी हुई झील पे फेंका जो कि उसके सरफेस पे गई, तो वो पत्थर जैसे ही उसके सरफेस पे टकराया तो वो टकराते एक रेस्ट पे पहुंचा, हाँ या ना? यही बोला जा रहा है। अब इसमें देखो गिवन,
अब यहां पे बोला क्या जा रहा है, मतलब ये क्वेश्चन है पूरा, पूछा क्या जा रहा है, जो रेस्ट पे आ रहा है तो वो एक फोर्स लगा रहा होगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में उसके मोशन के, हाँ या ना। तो वो फोर्स कितना है जो कि उस पत्थर को रेस्ट पे ला रहा है, ये मेरे को बताना है। पहले हम लोग देखते हैं गिवन क्या क्या है। दैट इज अ मास ऑफ स्टोन। हमारा क्या गिवन है बच्चों, मास ऑफ स्टोन। मास ऑफ स्टोन कितना है बच्चों, 1 किलोग्राम। इतनी बात समझ में आ रही, कितना है बच्चों, 1 किलोग्राम, हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी, अब यहां पे उतनी वेलोसिटी से उसको फेंका गया, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी। दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं। Across the frozen surface of a lake and comes to at rest after traveling a distance of 50 मीटर। एस मेरा कितना है बच्चों, 50 मीटर। कितना है, 50 मीटर, 50 मीटर। अब यहां पे पूछा गया व्हाट इज द फोर्स ऑफ अ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन, मतलब मेरे को यहां पे एफ निकालना है अल्टीमेटली। लेकिन अगर मैं आपसे और चीजें पूछूं कि जो यहां पे लिखी नहीं गई है लेकिन आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। पत्थर अगर फेंका जा रहा है वो अल्टीमेटली आपको कहां पे आ रहा है, रेस्ट पे। और अगर कोई भी चीज रेस्ट पे आके रुक रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, 0 होगी। कितनी होगी, 0, हाँ या ना। अब अगर मेरे को फोर्स निकालना है तो फोर्स के लिए मेरे को दो क्वांटिटी होनी आवश्यकता है, क्योंकि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, F इज इक्वल्स टू M इंटू A। अब भाई मेरे पास M तो गिवन है, M कहां गिवन है, देखो M गिवन है, मास ऑफ अ स्टोन। मेरे को क्या निकालना है, A निकालना है। A के लिए काइनेमेटिक्स का मैं कौन सा लॉ लगाऊंगा वो मेरे को बताओ जल्दी। तो भाई देखो मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, S और V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS। अब इन तीनों में से मैं कौन सा लगाऊंगा मेरे को सर आप ये बता दो बस। अब ध्यान से बेटा थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। क्या यहां पे मेरे को कहीं भी T गिवन है, तो भाई ये मेरा नहीं हो पाएगा। क्या यहां पे मेरे को कहीं भी S गिवन है, हाँ गिवन है, लेकिन T नहीं गिवन है, तो ये नहीं हो पाएगा। क्या ये हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। तो बचा क्या, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2S। हम यही लगाएंगे। पहले मैं इसको रफ करता हूं फिर बड़े कायदे से लिखता हूं। तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS। इतनी बात समझ में आ रही है। क्या मेरे को V गिवन है, हाँ गिवन है सर, दैट इज अ 0 का स्क्वायर। क्या मेरे को U गिवन है, हाँ गिवन है सर, दैट इज अ 20 का स्क्वायर। क्या मेरे को 2 गिवन है, हाँ सर ऊपर ही रखा है, क्या बात कर रहे हो सर। क्या मेरे को A गिवन है, नहीं गिवन है बच्चा। क्या मेरे को S गिवन है, अरे हाँ सर जी S हमारा है 50। हमने कहा वाह जी वाह, मजा आ रहा है। वो नहीं है कौन बोलता है, अरे यार मैं भूल गया, कोई एक सीरियल है वो कहता वाह जी वाह। चलो हम लोग देखते हैं, ठीक है सर, बहुत पिक्चर देखते हो, बहुत सीरियल हाँ देखता हूँ बेटे। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, तो माइनस 400 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन इज इक्वल्स टू A। 0 से 0 कैंसिल करा, 0 से 0 कैंसिल करा, A हमारा कितना आया, माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर क्या A माइनस में होता है, बेटे माइनस साइन आपका शो करता है कि दैट इज नॉट अ एक्सेलरेशन, दैट इज अ डी एक्सेलरेशन, और यू कैन से दैट द रिटार्डेशन। बात समझ में आया। अब हम लोग F इज इक्वल्स टू MA अगर हमको निकालना है, क्या आपको कोई भी परेशानी, दुविधा, समस्या आएगी? अरे सर ये परेशानी, दुविधा, समस्या है क्या जब आप पढ़ा रहे हो? हमने कहा अरे भाई इतनी तारीफ मैं अपने मुंह से ही कर लेता हूं। तो F इज इक्वल्स टू M कितना है यहां पे, M 1 किलोग्राम, हाँ या ना, मल्टीप्लाई बाय A कितना है हमारा, माइनस का 4, तो F कितना हुआ, माइनस का 4 न्यूटन। बात समझ में आई बच्चा पार्टी? यस और नो, यस और नो। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। कब इजी है, जब अपन समझ के करेंगे। अगर रट्टाफिकेशन मांगेंगे कि भाई एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में ये वाला लॉ लग रहा है, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, नहीं आएगा।
गिवन लिखो, फील करो पहले क्वेश्चन को फील करो, फील करा फिर गिवन लिखो। गिवन लिखने के बाद ये देखो कि मेरे पास कौन कौन से बाण रखे हैं, बाण मतलब कौन कौन से फॉर्मूले रखे हैं, फिर वो बाण क्या उस क्वेश्चन को भेद पाएंगे वो देखो, अगर भेद पाएंगे लगा दो, भेद गया क्वेश्चन, मतलब हमने भेद दिया क्वेश्चन को, हमने निस्तनाबूद कर दिया क्वेश्चन को। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, इसका एक बार सॉल्यूशन देखते हैं। ये वैल्यू याद रखिएगा, a इज इक्वल्स टू -4 और f इज इक्वल्स टू -4 न्यूटन। चलिए आगे देखते हैं। हमारा a कितना आ रहा है -4 और हमारा f कितना आ रहा है -4। क्लियर है बच्चों, हाँ या ना? एक बार जल्दी से सरसरी निगाह घुमा लो और जल्दी से देख डालो। चलिए बच्चों, अब आपने ये पूरा का पूरा देख लिया होगा, हाँ या ना? इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा आपका चतुर होना आवश्यक है कि आप क्वेश्चन को समझ पाए। चतुर इन द सेंस कि आप क्वेश्चन को समझ पाए कि क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यहां पे बोला जा रहा है एन 8000 किलोग्राम इंजन pulls a train of 5 wagon each of 2000 किलोग्राम along a horizontal track। यहां पे देखो क्या बोला जा रहा है, एक कोई इंजन है, ये मेरा इंजन है, ठीक है, ये इंजन पुल कर रहा है 5 वैगन को, 5 डब्बों को, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक डब्बे का जो वेट है वो कितना है 2000 किलोग्राम। बात समझ में आया? जिसकी वजह से इंजन जो मेरा फोर्स अप्लाई कर रहा है दैट इज आ 40,000 न्यूटन, हाँ या ना? अब कोई भी चीज आगे बढ़ेगी तो उसको एक पीछे की ओर फोर्स भी लगेगा, दैट फोर्स इज अ फ्रिक्शन फोर्स, और जो कि फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लगेगा तो ये कितना होगा 5000 न्यूटन। इतनी बात समझ में? ये सारी की सारी गिवन चीजें मैंने लिख दी। अब पूछा क्या जा रहा है, कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स का मतलब वो टोटल फोर्स जो कि आगे बढ़ने के लिए लगाया जा रहा है। नेक्स्ट, द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, ए मेरे को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन अप कायदे से लिखते हैं सर। देखिए अगर मैं यहां पे लिखूं द मास, क्या लिखूंगा, कौन सा लूं, ये लेता हूं, ठीक है। मैंने लिया मास ऑफ इंजन दैट इज इक्वल्स टू 8000 किलोग्राम। बच्चों हाँ या ना? इतनी बात समझ में आ रही है? कितना होगा 8, अरे यार 8 बन जा, 8000 किलोग्राम। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है, इतनी बात हमको क्लियर है। मैंने कहा इंजन कितना पुल कर रहा है 5 वैगन्स को, तो मास ऑफ वैगन्स कितना होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2000, that will become equals to what 10,000 किलोग्राम। इतनी बात समझ में आई? अब ध्यान से बात समझना, एक इंजन है और पीछे डिब्बे हैं, डिब्बों का वजन अलग, इंजन का वजन अलग। अगर मैं पूछूं कि टोटल मास ऑफ द ट्रेन तो कितना होगा, तो दैट विल बी द टोटल मास ऑफ ट्रेन, दैट विल बिकम इक्वल्स टू बच्चों 8000 प्लस 10,000 इज इक्वल्स टू 18,000 किलोग्राम। इतनी बात समझ में आया, हाँ या ना? अब एक और बात समझ लो, यहां पे बोला जा रहा है इफ इंजन एक्सर्ट अ फोर्स, इंजन एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा आगे बढ़ने के लिए, तो इंजन एक्सर्ट अ फोर्स, कितना बच्चों 40,000 न्यूटन, आया ना? अब यहां पे आपका एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, दैट इज अ डी एक्सेलरेशन, क्योंकि वो एक्सेलरेशन को कम कर रहा है। सो फ्रिक्शन फोर्स यहां पे कितना होगा, दैट इज टू बी 5000 न्यूटन, आया ना? क्या मैं यहां पे आपका माइनस साइन यूज कर सकता हूं बच्चों? आपको कहना है हां सर बिल्कुल यूज कर सकते हो, बिकॉज माइनस शोज दैट कि ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब ये सारी की सारी चीजें मेरी गिवन है, क्या है गिवन, जो कि मेरे सामने दे रखी है क्वेश्चन में। अब पूछा क्या जा रहा है, ए मेरा पूछा जा रहा है बच्चों कि यहां पे द नेट फोर्स, मतलब टोटल फोर्स मेरा यहां पे कितना लगेगा। तो अब आप बात समझिएगा यहां पे थोड़ी सी, ठीक है,
कि भाई मेरे ये इंजन है, ठीक है, और ये फ्रिक्शन फोर्स है, मैं फ्रिक्शन फोर्स पीछे की, इंजन आगे की ओर, इंजन आगे की ओर एक फोर्स लगा रहा है और फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर, लेकिन इंजन आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि इंजन टोटल फोर्स कितना लगा रहा होगा, लेट सपोज कि 10 न्यूटन लगा रहा है, लेकिन 2 न्यूटन पीछे की ओर खींचा भी तो जा रहा है, तो टोटल एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना होगा, 10 में से 2 को माइनस कर दो, दैट विल बिकम इक्वल्स टू 8। सो 8 विल बी द टोटल एक्सेलरेटिंग फोर्स, हाँ या ना, जो कि एक्सेलरेशन कर रहा है। अब वही चीज यहां पे भी है, अगर टोटल नेट फोर्स की बात करें तो यहां पे इंजन कितना फोर्स लगा रहा है, नेट फोर्स, इंजन मेरा कितना फोर्स लगा रहा है बच्चों, दैट इज 40,000 न्यूटन। कितना लगा रहा है, 40,000 न्यूटन, 40,000 न्यूटन। पीछे की ओर फोर्स कितना लग रहा है, दैट इज 5,000 न्यूटन। तो मैं क्या करूंगा, -5,000 न्यूटन। It will become equals to what बच्चों, it will become equals to 35,000 न्यूटन, and that is a what, total net force। ये हमारा क्या है, total net force। बात समझ में आई, इतनी बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अब सेकंड वाला क्या पूछता है, सेकंड वाला बच्चों पूछता है कि यहां पे एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, एक्सेलरेशन यहां पे कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं फोर्स किसके बराबर होता है, F इज इक्वल्स टू एम ए, हाँ या ना। ए किसके बराबर होगा, F अपॉन एम के बराबर होगा। क्या मेरा F यहां पे गिवन है, हाँ सर गिवन है, दैट इज 35,000 न्यूटन, 35,000 न्यूटन, हाँ या ना। क्या सर मेरा मास भी गिवन है, मास मतलब टोटल मास ऑफ द ट्रेन, दैट इज 18,000, हाँ या ना, 18,000। बात समझ में आ, न्यूटन में गायब कर दे रहा हूं वरना यूनिट लगानी पड़ेगी, दैट इज 18,000। अगर अब मैं कहूं कि 0 से 0 कैंसिल हो गया, हाँ सर 0 से 0, 0 से 0, क्या बचा 35 डिवाइडेड बाय 18, तो 18 1 जा 18, तो यहां पे कुछ 1.9 के लमसम आपका आंसर आना चाहिए, दैट इज 1.9 न्यूटन। अब जल्दी से हम लोग आंसर भी देख लेते हैं एक बार। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, जल्दी से एक बार देख डालिए, अगर नहीं आ रही तो बताइए, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या मेरा पूछा जा रहा है, यहां पे मैंने सारा का सारा गिवन लिख दिया, मेरे को ए का आंसर मिल गया, दैट इज द टोटल नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 35,000 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं सर, टोटल मास मेरा कितना होगा बच्चों, 18,000, और अगर मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है, F अपॉन m कर दूंगा, तो आंसर विल बिकम इक्वल्स टू 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही तो मैंने करा था, 1.9 न्यूटन, सॉरी 1.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन कहां से, एक्सेलरेशन है ना, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आया बच्चों, इतनी बात आप लोगों को क्लियर ही होनी चाहिए, और यही सेम आंसर मेरा भी निकल के आया। एक बार जल्दी से देख डालिए, बी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, एक बार जल्दी से ससरी निगाहों से देख डालो, जल्दी करो। हो गया बच्चों, आपने पूरा का पूरा नोट डाउन कर लिया है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। नेक्स्ट ये मेरा क्या है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 किलोग्राम। सबसे पहले मास लिखते हैं भैया, ऑटोमोबाइल वाले का मास ऑफ एन ऑटोमोबाइल व्हीकल इज 1500 kilogram. What must be the force between vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration is to be a 1.7 meter per second square. नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब यहां पे डी एक्सेलरेशन ही आपको दे रखा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस का 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत आसान है ये प्रश्न, बहुत आसान है। पूछा क्या जा रहा है, व्हाट मस्ट द फोर्स, मतलब कोई एक व्हीकल आगे बढ़ रहा है, वो व्हीकल स्टॉप हो गया, वो व्हीकल रुक गया, तो उस पर फोर्स बताओ कितना लगाया गया रोकने के लिए। तो फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, एम मेरा गिवन है दैट इज 1500 किलोग्राम, किलोग्राम को छोड़ो यहां पे, 1500 मल्टीप्लाई बाय 1.7 एंड दैट इज टू बी अ -1.7। बात समझ में आया। एक जीरो से मैंने इस पॉइंट को गायब कर दिया, तो मेरा आया 150 मल्टीप्लाई बाय 17 माइनस का। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इतना मेरा फोर्स होगा जो कि लगाया गया होगा किसी एक ऑटोमोबाइल को रोकने के लिए। जल्दी से इसका आंसर भी देख लेते हैं हम लोग एक बार। देखो यही सेम चीज है,
मैंने यहां पे मास लिखा कितना आया बच्चों 1500 किलोग्राम, एक्सेलरेशन लिखा कितना आया 1.7 माइनस का, दैट शोज दैट कि यहां पे डी एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन का मतलब आगे बढ़ाने के लिए, डी एक्सेलरेशन का मतलब रोकने के लिए। तो मैं यहां पे F इज इक्वल टू ma का फॉर्मूला लगाऊंगा एंड देन यू विल गेट दी आंसर। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अरे सर व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी। मोमेंटम मैंने क्या बताया था, मास इनटू वेलोसिटी होता है कि नहीं होता है, देखते हैं। देखो भाई यही होता है द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था एग्जांपल भी, एक हॉलो, एक आयरन बॉल फेंक के मारो, आपका क्या होगा, एक हॉलो बॉल फेंक के मारो क्या होगा, उसमें मोमेंटम किसका ज्यादा किसका कम होगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। इसका आंसर ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। पहले इस लाल बिंदु को, लाल सर्कल को हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा है, थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यूज करा। यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स of 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What is the friction force that will be the exerted on the cabinet? मतलब क्या है, एक कोई कैबिनेट है, उस कैबिनेट को हमने उस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करा। We intend to move a wooden cabinet, जिसके लिए हमको उस वुडन कैबिनेट को मूव करना है। कौन सी वेलोसिटी पे, कांस्टेंट वेलोसिटी पे। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। अब यहां पे दो चीजें बात समझने वाली है। पहले हम लोग बात समझते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। जहां पे भी अगर आपको कांस्टेंट वेलोसिटी लिखा हुआ मिले तो इट मींस वहां कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। सर मतलब आंसर पढ़ते हैं सर, यहां पे देखो, सिंस द वेलोसिटी ऑफ कैबिनेट इज कांस्टेंट, इट एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। एक्सेलरेशन कितना होगा, शून्य, अंडा, नील बटे सन्नाटा। देयरफॉर द अफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन इट ऑलवेज जीरो। अगर भाई मेरे एक्सेलरेशन जीरो है तो F इज इक्वल्स टू ma, तो अल्टीमेटली फोर्स भी मेरा क्या होगा, शून्य, जीरो। दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। मतलब क्या है, जितना फोर्स कैबिनेट पे लगाया जा रहा है उतना ही मेरा फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लगाया जाएगा। सो द फ्रिक्शनल फोर्स इज टू कंसीडरिंग एज अ -200 न्यूटन। बात समझ में आई। अगर अभी भी किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट है, 1 से लेकर 10 तक में किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट है, निसंकोच बेटे नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 और आएगा, तो मैं उसमें वाले क्वेश्चन उठाऊंगा और आपको पुनः समझा दूंगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चों? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, आज के लिए सभा यहीं समाप्त। आशा कर रहा हूं कि 1 से लेकर 10 तक आपको क्लियर होंगे। अब आपका काम क्या है, टास्क क्या है? टास्क ये है कि अब सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। अब इंटेक्स से उठाओ क्वेश्चन नंबर 1 से, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों को लगाने हैं। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो उस पर आप सर्कल लगाओ और मेरे को बता दो, भले ही वो इंटेक्स हो, भले ही वो एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन तक हो। क्लियर है? So again start on my left hand side and on your right hand side you will see a bunch of courses बच्चा। इसमें आप लोगों को ये completely free of cost है। आपको अगर ये लग रहा है कि मेरे को स्पोकन इंग्लिश थोड़ी सीख लेनी चाहिए, या फिर कोई और, अगर आप किसी और बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो सारे बोर्ड्स का आपको एक्सेस मिलेगा। कहाँ मिलेगा? वेबसाइट पे जाके, या फिर आप लोग ऐप इंस्टॉल करें। ऐप इंस्टॉल मेरी नजर में बहुत अच्छा रहेगा कि ऐप इंस्टॉल करने में आपको नोटिफिकेशन भी वहां पे देखने को मिलेगा और भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। यदि आपको ई नोट्स और ई बुक्स का लाभ उठाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाएं, वहां पे क्लिक करें और आपको ये सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। साथ साथ आपको यदि अपने फेवरेट टीचर यानी कि मैं का कोई भी चीजें पता लगानी है कि सर क्या कर रहे हैं, सर यहाँ पे क्या है, सर कौन से शॉर्ट ला रहे हैं, सर का क्या चल रहा है क्लासेस में, ये सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। लिंक कहाँ है? इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो, आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। मेरे पढ़ाए द्वारा या फिर मेरे जो समझाने के तरीके से आपका थोड़ा विकास हुआ हो बुद्धि का, ठीक है, आपको चीजें समझ में आई हो, आपकी पढ़ाई में मैंने कुछ योगदान करा हो। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। बाय बाय, टेक केयर।